नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। धीरे धीरे एक एक दिन जो है कम हो रहा है, आपकी तैयारी के लिए समय कम मिलेगा। एक एक दिन आपने देखा कि पूरा पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट हो गया है और विगत वर्षों के पाठ्यक्रम को और उसके बाद में प्रश्न पत्र को देख करके उसका एनालिसिस करके उसका अनुशीलन करके जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है और आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लॉन्च आएगा वीडियो के माध्यम से। तो ये जो भी प्रैक्टिस सेट जो है बन रहे हैं, ये पूरे पाठ्यक्रम का और साथ में जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका अनुशीलन करके उनका एनालिसिस करके जो है निष्कर्षता जो है प्रश्न रखा जा रहा है, जिससे कि आपको वही प्रश्न हूबहू ये कोशिश की जा रही है कि वही प्रश्न आपके पेपर में भी, आपके परीक्षा हाल में, आपके प्रश्न पत्र के साथ में हो। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करके पूरे वीडियो को देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्ण ढंग से, यानी जितने भी 4 ऑप्शन हैं उनका विस्तारपूर्ण ढंग से हम जो है बातचीत करके उस पे कहां से कैसे प्रश्न बन सकता है उनका निर्धारण करते हुए और उसके बाद में उनका हम कह सकते हैं कि व्याख्यान करते हुए देखेंगे, जिससे कि वो विकल्प ना दे करके कोई और विकल्प दे दिया जाए तो उससे भी आपका प्रश्न गलत ना हो। तो इस तरीके से आप पूरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा पूरे वीडियो को, जिससे कि आपका जो है इस प्रैक्टिस सेट से संबंधित जितना भी प्रश्न है वो तैयार हो जाए। इसी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके पूरे पाठ्यक्रम से होंगे और कोशिश ये रहेगी कि पेपर में इन्हीं में से प्रश्न आपको मिल जाए। अयोध्या स्टडी पॉइंट पूरी तरीके से आपके लिए लगन के साथ लगा रहेगा जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए, और साथ में आप भी मेहनत को और तेज कर लीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं, आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट देखना है हमें। एक आपने देख लिया है, तो दूसरे में जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा, क्या है प्रश्न? हिंदी को राजभाषा का दर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मित्रों, कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा क्या है? धारा 342 का, धारा 343 का और धारा 344 का, और अगला है विकल्प डी धारा 345 का। तो इसमें जो है आपने देख लिया कि यहां पर जो विकल्प बी है यही सही हो जाता है। कौन सा? बी विकल्प सही हो जाता है आपका। कौन सा विकल्प? यहां पे आपका वी विकल्प सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा? वी विकल्प। क्यों? क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है ये तो नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत या किस धारा के अंतर्गत। तो धारा 343 का के अंतर्गत रखा गया है। कहीं पर का मिलता है मित्रों प्रश्न में, और कहीं 343 ए मिल जाता है, या 343 1 करके, या 343 1, ये तीनों पूछा जा सकता है। या तो का की जगह ए रहेगा ये, या रोमन में 1 रहेगा ये, ऐसा 1 रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, वो मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहां पे क्या सही हो जाएगा? राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये 343 का के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत? 343 का के अंतर्गत। भैया क्यों? यहां पे देखिए, यहां पर देखिए 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को, कब? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को क्या दिया गया? राजभाषा का, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब यहां से 2 प्रश्न और बन जाते हैं। कौन कौन से? यहां पे 2 प्रश्न और बन जाते हैं कि कब दिया गया? तो 14 सितंबर को। किस सन में दिया गया? तो 1949 ईस्वी में। किस सन में? तो 1949 ईस्वी में। और कब दिया गया? 14 सितंबर को। तो इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या 14 सितंबर को क्या मनाते हैं?
हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो ध्यान रखना, यहां से आपका 3 प्रश्न बन सकता है। एक तो ये ही है, दूसरा ये जो है किस तिथि को, तो 14 सितंबर को, और किस सन में, 1949 ईस्वी में, और जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर कितना प्रश्न बना मित्रों? एक तो ये था ही, इसके बाद में एक ये 2, 3 और 4 प्रश्न बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक में हम 4 प्रश्नों को जो है लेकर के चल रहे हैं। इस हिसाब से जो है प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, और एकदम बेहतरीन तरीके से मित्रों। तो प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, जिससे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आए उनको देख करके वो भी जो है प्रश्न उनके तक पहुंच जाए, यानी उनकी भी पहुंच इन प्रश्नों तक हो जाए, और ये प्रश्न अगर आए तो उनके जो है प्रश्न पत्र में गलत ना हो, OMR में उनका भी गोला सही जाए। तो ये समझ में आ गया होगा कि 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक और आपके कोर्स में अन्य भारतीय भाषाओं की भी चर्चा है, और अगर भाग की चर्चा करें, कभी कभी ये पूछ लेता है किस भाग में, कभी कभी ये पूछ लेता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस भाग के अंतर दिया गया है, तो ये भाग 17 है मित्रों। कौन सा भाग? भाग 17। कौन सा? भाग 17। यहां पे 2-3 प्रश्न और बनते हैं। ये बनते हैं कि जहां पर अगर प्रश्न पूछा जाए, अन्य भारतीय भाषा भी है आपके कोर्स में, हिंदी तो है ही, साथ में अन्य भारतीय भाषा है, तो उनमें यह पूछ सकता है कि मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या कितनी थी। यह पूछ सकता है मूल संविधान में, ये पूछ सकता है कि मूल संविधान में जो है राजभाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या थी 14। कितनी थी? 14। मूल संविधान में कितनी थी? 14। और उसके बाद में जो है 15वीं भाषा आपकी आ जाती है कौन? सिंधी आती है। 15वीं जो है सिंधी शामिल किया गया कब? 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में। और उसके बाद में 3 अन्य भाषाओं को, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, किसको? नेपाली, किसको? नेपाली और कोंकणी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यानी इसको जो है 1992 ईस्वी में, कब? 1992 ईस्वी में राजभाषा का दर्जा मिला। यानी कितनी हो गई टोटल? टोटल हो गई 18। 15वीं जो आई सिंधी आई 1967 में, 16वीं, 17वीं, 18वीं जो है 1992 ईस्वी में आई नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद में एक साथ सन 2003 में, कब? एक साथ सन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आई। कौन कौन सी? बोडो, कौन सी? बोडो, और उसके बाद में डोगरी, बोडो, डोगरी, और उसके बाद में मैथिली, क्या? मैथिली, और उसके बाद में संथाली, मैथिली और संथाली। इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 2003 ईस्वी में। कब? 2003 ईस्वी में। यानी कितनी हो गई संख्या? तो इनकी संख्या हो गई टोटल 22। कितनी हो गई? 22। यदि पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में संविधान के द्वारा कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो है 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। तो यहां से अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। यहां से कितने प्रश्न बन गए आपके? एक तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। एक प्रश्न ये भी बन रहा है। और वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22। तो ये ध्यान रखना मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये टेट, सुपर टेट में कई बार पूछा गया है। यूपी SSS का जो पेपर था उसमें भी ये पूछा गया था, यानी लेखपाल और कानून गो का पेपर था, उनमें से किसी एक में पूछा गया था। हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? जो हिंदी शब्द है, किसकी चर्चा यहां पे हो रही है? जो हिंदी शब्द है इसकी चर्चा हो रही है। किसकी? हिंदी की। यानी जो हिंदी शब्द है इसकी चर्चा हो रही है कि इसका विकास किस भाषा से हुआ है। यानी जो हमारा हिंदी शब्द है वही हमारी भाषा से विकसित नहीं हुआ माना जाता है। तो यहां पे देखिए, चीनी,
जापानी, फारसी और अंग्रेजी। ये तो ना भैया अंग्रेजी का है और ना ही जापानी का है और ना ही चीनी का है, ये किसका है? ये है फारसी का। किसका है? ये है फारसी का। आइए देखते हैं कैसे फारसी का माना जाता है। पूर्व में जो हमारा भारत देश है वो क्या कहा जाता था? पूर्व में भारत देश कहा जाता था सोने की चिड़िया। तो अनेक जो है विदेशी लोग यहाँ जो है व्यापार के बहाने आए और धीरे धीरे जो है यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करके जो है इसको गुलाम बना लिया, यानी हमारे देश भारत को गुलाम बना लिया। उसी में जो है उन्हीं विदेशी व्यापारियों में से कुछ हैं जो कि आए थे फारस देश से। कहां से आए थे? फारस देश से आए थे। कहां से? फारस, जिनको ईरानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरानी भी कहा जाता है, नहीं ईरान देश से आए थे। तो जब ये आए तो ये कहाँ टिके? ये सिंधु नदी के किनारे टिके, जिनका कि कुछ हिस्सा अब हमारे देश में रह चुका है। तो यहाँ पे ये सिंधु में रुके। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे रुके। तो वहां पे जो है सिंधु नदी के किनारे रुके, तो वहां सिंधु यानी ईरान में यानी फारसी में, फारस में, वहां पे एक भाषा थी पहलवी भाषा। कौन सी भाषा थी? उस समय वहां पहलवी भाषा प्रचलित थी, जिसमें जो है सा को क्या कहा जाता था? सा को हा कहा जाता था। सा को हा कहा जाता था, जिसमें क्या कहा जाता था? वहां पर सा को हा कहा जाता था। सा को क्या कहा जाता था? सा को हा कहा जाता था। और जो है धा को दा कहा जाता था। सा को हा कहा जाता था और धा को दा कहा जाता था। ना को उसी रूप में ले लिया गया और मात्रा वही हो गई। तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। और हिंदू जो यहाँ के लोगों को हिंदू कहा और इनकी भाषा को क्या कहा? हिंदी कहा। इनकी भाषा को क्या कहा? हिंदी कहा। और धीरे धीरे बाद में इक हट करके क्या बचा? ये बाद में इक हट करके क्या बचा? ये हिंदी बचा। तो ये किस भाषा से विकसित हुआ है? ये फारसी भाषा से विकसित हुआ है। किस भाषा से मित्रों? ये विकसित हुआ है फारसी भाषा से। किससे? फारसी भाषा से। ठीक, किससे विकसित हुआ है? ये फारसी भाषा से विकसित हुआ है। किससे? फारसी भाषा से। अगर पूछा जाए किस भाषा से, तो फारसी भाषा से। क्यों? क्योंकि वहां के जो विदेशी लोग आए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, हिंदू से हिंदी बना और हिंदी से फिर क्या बना? हिंदी। तो हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी शब्द का विकास फारसी भाषा से हुआ है। ध्यान रखना मित्रों, किस भाषा से? फारसी भाषा से हुआ है। आइए अगला प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्या छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये क्या दिया गया है? ये 4 दी गई हैं उपभाषाएं। भाषा क्या है हमारी? भाषा जो है वो तो हिंदी है। भाषा क्या है? भाषा जो है वो है हिंदी। भाषा क्या है? वो है हिंदी। और इनके द्वारा जो है कितनी उपभाषाएं विकसित की गई हैं? इनके द्वारा जो है 4 उपभाषाएं विकसित की गई हैं। क्या? 4। और इनके अलावा और भी है मित्रों। इसके बाद में इनके अलावा जो है पहाड़ी हिंदी भी है। एक क्या है? पहाड़ी हिंदी। क्या? पहाड़ी हिंदी। तो ये विकसित की गई हैं। क्या विकसित की गई हैं? ये 5 उपभाषाएं विकसित की गई हैं। कितनी? 5। तो इसी में से पूछ रहा है छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये बोली है। छत्तीसगढ़ी क्या है? बोली। जो भाषा होता है, जो भाषा है इसका विकसित क्षेत्र है। भाषा जो होती है इसका विकसित क्षेत्र है। इनके अलावा जो उपभाषाएं हैं, ये क्या है? ये उपभाषाएं हैं। इनकी अपेक्षा इनका छोटा क्षेत्र है और जो बोली है वो सबसे छोटा क्षेत्र है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पूर्वी हिंदी, हम ये देखते चलेंगे कि किसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ रही हैं। तो यहां सबसे पहले क्या है? पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली आती है। क्या आती है? अवधी। और उसके बाद में क्या आती है? बघेली। क्या आती है? बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन हमें सारे को समझना जरूरी है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है मित्रों? ध्यान से देखना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, चूंकि यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा, 100% है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। खड़ी बोली, खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सॉरी खड़ी बोली, खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कौरवी, खड़ी बोली। उसके बाद में क्या है? हरियाणवी। क्या है? हरियाणवी। क्या? हरियाणवी। उसके बाद में जो है व्रजभाषा। क्या? व्रजभाषा, ब्रजभाषा। और उसके बाद में बुंदेली। क्या? बुंदेली। क्या? बुंदेली। और उसके बाद में कन्नौजी। क्या? कन्नौजी। और एक और है दक्षिणी, पहले इसकी चर्चा नहीं होती थी लेकिन अब इसकी भी चर्चा हो गई है। तो ये क्या है? दक्षिणी। एक भाषा कौन सी है? दक्षिणी भी आती है। कौन सी? दक्षिणी। यानी ध्यान रखना, तो कितनी हो गई? 6 उपभाषाएं हो गई। और जो हरियाणवी है इसको क्या कहा जाता है? हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। यहां पे हम देख रहे हैं स्पेस कम मिल रहा है, अलग लिख करके देख लेते हैं। यानी यहां पर जो है कन्नौजी, कन्नौजी के बाद में जो है वो क्या थी? वो थी दक्षिणी। कन्नौजी के बाद में किसकी चर्चा हुई? कन्नौजी के बाद में दक्षिणी की चर्चा हुई। किसकी? दक्षिणी की। यानी ये 6 हैं, किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये आ रही हमारी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जो हरियाणवी है इसको बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? हरियाणवी को कहा जाता है बांगरू। क्या कहा जाता है इसको? इसको बांगरू भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? बांगरू। उसके बाद में अगली जो है हमारी आ जाती है बिहारी हिंदी। क्या? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं इनको हम देखेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आ जाती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली। क्या? मैथिली। और उसके बाद में मगही, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और उसके बाद में राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत हमें देखना है कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत जो है यहां पे जो है उत्तरी राजस्थानी। क्या? उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को जो है क्या कहा जाता है? उत्तरी राजस्थानी को जो है कहा जाता है मेवाती। क्या कहा जाता है? मेवाती। और उसके बाद में दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी को कहा जाता है मालवी। क्या कहा जाता है? मालवी। कभी पूछ ले, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी। और पूर्वी राजस्थानी। क्या? पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? जयपुरी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है। और उसके बाद में पश्चिमी राजस्थानी, इनको कहा जाता है मारवाड़ी। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है मारवाड़ी। यानी पूरी आपकी भाषा, उपभाषा और बोली इस प्रश्न में समाहित हो गई। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? गढ़वाली और कुमाऊनी। क्या? गढ़वाली और कुमाऊनी। ये जो है पूरी बोलियां आपकी आ गई इनके अंतर्गत। पूरी बोलियां आ गई इनके अंतर्गत। यानी पूर्वी हिंदी पूछ रहा था छत्तीसगढ़ी किस बोली के अंतर्गत आती है, या छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये पूरा आपको देखना बहुत जरूरी है। इनमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। यहां पे मित्रों ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। एक प्रश्न यहां और बनता है, वो उसका भी जिक्र कर लेना हमें जरूरी है। क्या? यहां पे जो है इसका पूछता है पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अर्धमागधी। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और उसके बाद में जो बिहारी है इसका किससे हुआ है? इसका हुआ है मागधी से। किससे? मागधी से। ध्यान रखना, अगर बिहारी का पूछे तो इसका विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और पूर्वी हिंदी का पूछे तो ये अर्धमागधी से, यानी पूर्वी हिंदी और राजस्थानी का पूछे तो ये ध्यान रखना। इस तरीके से अगर प्रश्न बने तो ध्यान रखना। देखिए जो हिंदी हमारी हिंदी भाषा है ये ऐसे ही नहीं आ गई। वैदिक काल में जो यानी 2000 ईसा पूर्व जो है, जो 2000 से 1200 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृत चलती थी। 1200 से 500 तक फिर लौकिक, उसके बाद में 500 से 1 तक पाली, 1 से 500 ईस्वी तक प्राकृत, और उसके बाद में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश चली। उन्हीं अपभ्रंशों से जो है हमारी जो है उपबोलियां यानी भाषाएं और उपबोलियां विकसित हुई हैं। तो इनको ध्यान रखना, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, इनको दिमाग में बैठा लेना, ध्यान रख लेना। आइए अगला है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है?
किससे हुआ है, यानी जो हमारी हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी के अलावा संस्कृत जो सर्वेषां भाषाणां जननी मन्यते, यानी जो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माता है, वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में जो मराठी है वो भी किस में लिखी जाती है, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें ये प्रश्न ये बन रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ना तो खरोष्टी से हुआ है और ना ही मराठी से हुआ है और ना ही फारसी, इसका विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहां पे 2-3 प्रश्न और बन जाता है। यहां पे जैसे कभी पूछा जाए कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, क्या पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। किसमें, गुरुमुखी में लिखी जाती है। और अंग्रेजी पूछ लिया कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, क्या पूछ लिया कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। किसमें, रोमन लिपि में। ध्यान रखना, इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि किससे लिखी जाती है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा किससे लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। आइए अगला जो है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन से हैं, कौन कौन से हैं, यानी एक से अधिक हैं, बहुवचन में हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना, ये प्रश्न कहाँ से है भाई, तो ये प्रश्न आपको कहाँ से है, ये प्रश्न हिंदी वर्णमाला से है। हिंदी वर्णमाला आप में समाहित है, आपके पाठ्यक्रम में है, तो वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अर्ध स्वर किसको कहा जाता है भैया, अर्ध स्वर, यानी है तो व्यंजन लेकिन उनको अर्ध स्वर का दर्जा दिया जाता है। तो कौन है, पा और मा ये तो है नहीं, या और वाह शायद ये हो सकते हैं, छा और त्रा ये तो संयुक्त में है, अंग और आहा इनको क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोग वाह। तो ये स्पर्श या वर्गीय के अंतर्गत हैं। ये किसमें है, ये वर्गीय है, वर्गीय व्यंजन है। क्या है ये, वर्गीय व्यंजन है। और या और वाह इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, या वा रा और ला, इन चारों को क्या कहा जाता है, अंतस्थ। क्या कहा जाता है, या वा तो है ही है, साथ में जो है या वा रा और ला, इनको क्या कहा जाता है, इनको अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ। छात्र और साथ में ज्ञा और स्रा, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मूल संयुक्त व्यंजन। वैसे तो संयुक्त व्यंजन कोई भी हो सकता है, दो व्यंजनों को साथ में लिख दिया जाए, लेकिन मूल संयुक्त व्यंजन की चर्चा होती है तो ये कितने हैं, यही 4 हैं, छात्र ज्ञा और स्रा। और उसके बाद अन और आहा, इनको क्या कहा जाता है, इनको अयोग वाह कहा जाता है, अयोग वाह, यानी जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में, ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में, फिर भी अपना अर्थ देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है अयोग वाह। अनको अनुस्वार और आहा जो है विसर्ग होता है। इसका उच्चारण किसकी तरीके से होता है, हा का, और ये तो अनुस्वार ही है, इनका उच्चारण ना की तरह होता ही है, या जिनके साथ में लगते हैं उनकी तरीके से इनका उच्चारण कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर यहां से प्रश्न बने और यहाँ पे कुछ और प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे उच्चारण स्थान से उनका प्रश्न है, आगे उसको समझाया जाएगा। और उसके बाद में और भी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, यानी अयोग वाह कौन कौन से हैं, अन और वाह ये हैं। और अगर पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 जो है वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अंतस्थ, या, रा, ला, वा और ऊष्म पूछा जाए तो तीनों सा, यानी सा, शा, सा और उसके बाद में हा, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जो है ऊष्म। क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद में जो है संयुक्त व्यंजन आप देख ही रहे हैं, अन और आहा को अयोग वाह कहा जाता है। एक और पूछा जाता है, ध्यान रखना, अगर ला को पूछा जाए तो ला को कंपित और रा को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। अगर वर्णमाला से प्रश्न पूछता है तो ये आप समझ गए होंगे कि अर्धस्वर या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। यानी इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है।
ये छा, देखिए छा का निर्माण किन दो व्यंजनों से हुआ है? आपने देखा कि छा क्या है? छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहां हम देखते हैं भैया किससे बना हुआ है ये? का और खा, इससे तो बना नहीं है। का और सा, इससे भी नहीं बना है। का और सा, इससे भी शायद इसी से हो सकता है। और यहां पे देखिए, और यहां पे अभी यहीं पर करके आ दे दिया गया होता तो ये भी विकल्प सही हो गया होता, लेकिन आ नहीं है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। यहां पे सी, क्या सही हो जाएगा? सी। देखिए आपको क्या बताया गया? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार मूल संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब यह है कि जब दो व्यंजन आपस में मिल करके एक व्यंजन के रूप में लिखे जाते हैं या उनका उच्चारण एक व्यंजन के रूप में होता है तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या है? इनके अंतर्गत जो है क और स है। क्या है? क और स है। और त्र के अंतर्गत क्या आता है? त और र से मिलकर के बना है। ज्ञा जो है जा और या से मिलकर के बना है। और स्रा जो है ये सा और रा से मिलकर के बना है। ये देखिए इसमें एक और भी प्रश्न बन जाता है। इसमें मान लीजिए ये करके और यहां आ जोड़ दिया गया तो ये भी विकल्प सही हो जाता है। यहां पे ये लगा करके आगे आ जोड़ दिया गया तब भी सही है। और यहाँ पे जो है ये लगा करके यानी हल लगा करके आ लिख दिया गया या यहाँ पे हल लगा करके आ लिख दिया गया तो ये भी सही है मित्रों। अगर हल नहीं है तो यही दोनों वर्ण हैं, अगर हल लगा है तो उनके साथ में आ को लेकर के ये पूर्ण होता है। तो यहां पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो छा का निर्माण किन दो व्यंजनों से हुआ है? क और श से हुआ है। ये इसका जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मूर्धन्य सा। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दंत सा। और एक ये है सा जिनको आप बड़ा सा बोलते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है तालव्य सा। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण तालु से होता है इसलिए तालव्य। और इनका जो है मूर्धा से होता है इसलिए इनको मूर्धन्य। और इसका जो है दंत से होता है, दांत से होता है इसलिए इनको दंती सा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कभी मान लीजिए प्रश्न पूछ ले तब। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? क्या बताना है यहां पे आपको? यहां पे बताना है आपको तत्सम शब्द। क्या बताना है? कि तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, अर्थात उसी के समान, अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं। जैसे आप देख लीजिए संस्कृत में दुग्ध लिखा जाता है, दूध को क्या लिखा जाता है? दुग्ध। और उसके बाद में धर्म को क्या धर्म लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? धर्म। और उसके बाद में लिख दिया जाता है कर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कर्म। और इधर जो है कार्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्य। और इसी का रूप जो है बिगड़ करके जो है तद्भव में आता है तो इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है दूध। और उसके बाद में धर्म, धर्म को क्या लिखा जाता है तद्भव में? धाम। और कर्म, कर्म का जो है तद्भव हो जाता है काम। और कार्य का जो तद्भव हो जाता है वो हो जाता है कारज या काज। कहीं काज लिखा मिलता है और कहीं कारज लिखा मिलता है। ये क्या है? तो इस तरीके से जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, संस्कृत से हूबहू वैसे उठा लिए जाते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनका बस क्या होता है? अंत के जो हल वर्ण होते हैं उनको हटा दिया जाता है, या तो जो विसर्ग हा होता है उनको, यानी विभक्तियों और विसर्ग को हटा दिया जाता है, उसी रूप से हिंदी में आ जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। अब यहां पे देखिए कर्पूर, ये सीधा सीधा लग रहा है कि यानी कर्पूर लग रहा है कि ये संस्कृत शब्द है। उसके बाद आम, आम को क्या लिखा जाता है संस्कृत में? आम को जो है आम्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आम्रम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आम्रम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आम्रम लिखा जाता है। ठीक है, आम्रम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आम्रम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रूपों में लिखा जाता है। यानी इसका तत्सम जो है आम्रम है तत्सम, और आम इसका मतलब ये तद्भव हो गया। स्टेशन शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द है, यानी विदेशी भाषा का है, यानी आगत भी कह सकते हैं इसको और विदेशज भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी भाषा का तो है ही है। ठीक है, इसके बाद में जो गुलाब शब्द है, क्या गुलाब शब्द है, ये भी क्या है? ये भी जो है विदेशज है, यानी ये किस भाषा का है? ये फारसी भाषा का शब्द है, जिससे हमारी हिंदी विकसित हुई है। गुलाब शब्द किस भाषा का है? ये गुलाब शब्द भी फारसी भाषा का है। गुलाब शब्द किसका है? ये भी फारसी भाषा का है। और जो कर्पूर है यही हमारा विकल्प सही हो गया। क्या? कर्पूर, यही सही हो गया। कर्पूर को कपूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपूर। किसमें?
कपूर जो है तद्भव है। कपूर क्या है? ये तद्भव है। कपूर क्या है? ये तद्भव है। और कर्पूर इसका तत्सम है। ठीक है, पहले जो है भाषाओं का विकास हुआ, वैदिक संस्कृत चलती थी, वहां कर्पूर हुआ। उसके बाद में पाली प्राकृत में इसको कपूर कहा जाता था, और उसके बाद में अपभ्रंश में क्या हो गया, ये हिंदी में आकर के कपूर बन गया। क्या बन गया? कपूर। तो इसका तद्भव जो है कपूर होगा। क्या होगा? कपूर। आम है, ये तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा आम्रम होगा। स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो गुलाब शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये समझ में आ गया होगा। इधर जो है कुछ और है, जैसे दुग्ध है, ये क्या है? दुग्ध जो है तत्सम है, दूध होगा इसका तद्भव। धर्म जो है तत्सम है, धाम होगा इसका तद्भव। कर्म जो है ये तत्सम है, काम होगा इसका तद्भव। कार्य का काज होता है, और कारज होता है। ये ध्यान रखना मित्रों। आगे अगला शब्द है नैतिक। शब्द में मूल शब्द क्या है? ये आपका जो है प्रत्यय से सब है। कहां से है? प्रत्यय से है। ये प्रश्न कहां से? प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय आपके जो है कोर्स में है, आपके पाठ्यक्रम में है। तो यहां पे देखिए मित्रों, जितने भी प्रश्न हैं आप देख रहे होंगे, एकदम चुनिंदा प्रश्न है जो आपको लगभग पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। एकदम 100% है। हो सकता है एग्जाम्पल बदले रहे, प्रश्न इस तरीके के जरूर मिलेंगे आपको पेपर में मित्रों। यहां पे कह रहा है नैतिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल का मतलब यह है जिन शब्द से नैतिक बना हुआ है, यानी उपसर्ग या प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो उनमें कुछ मूल शब्द होते हैं, यानी जिसमें मिल करके बनता है। तो यहां पे जैसे यहां पे देखिए कोई शब्द हम ले लेते हैं, जैसे यहां पे मान लीजिए धार्मिक शब्द है। क्या है? धार्मिक। अब इसमें जो है पूछे मूल शब्द, तो यहां पे धर्म और इक है। ये धर्म और इक जोड़ करके क्या बना है? धार्मिक बना है। क्या बना है? धार्मिक। नियम की चर्चा कई बार कर चुके हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। तो यहां अगर मूल शब्द की चर्चा करें, यहां पे अगर मूल शब्द की चर्चा करें तो जो धर्म है वो मूल शब्द है, और इक जो है प्रत्यय है। अब यहां पे हमें देखना है नैति है नहीं, टिकी है नहीं, नीतिक है नहीं है। इसके बाद में जो नीति है यही मूल शब्द लग रहा है। कैसे मूल शब्द लग रहा है? यानी यहां पे जो देखिए जो शब्द का निर्माण हुआ है नैतिक, वो कैसे हुआ है? नीति शब्द है। क्या है? नीति। और नीति में इक प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? इक। यानी इक प्रत्यय यदि किसी शब्द में जुड़ता है, उसमें हरस्व या दीर्घ ई की मात्रा होती है, तो वो ऐ में बदल जाती है। क्या? हरस्व या दीर्घ ई की मात्रा, यानी हरस्व या दीर्घ ई की मात्रा होती है, अर्थात ये मात्रा या फिर ये मात्रा किसमें? उस शब्द के पहले अक्षर में। तो वो किस में बदल जाती है? वो मात्रा जो है ऐ में बदल जाती है। कैसे? यहां पे देखिए, यहां पे क्या था? नीति और इक है, यानी यहां पे क्या? अब ये मात्रा हट गई, यानी ये दीर्घ आ था, तो ये दीर्घ ई की मात्रा थी, तो ये हट गई। क्या हुआ? ये हट गई। अब देखिए कैसे बन रहा है, यहां पे कैसे बन रहा है इसको देखिए। यहां पे यानी जो दीर्घ ई की मात्रा थी वो हट गई, दीर्घ आ की मात्रा क्या हुआ? हट गई। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे न बचा, और उसके बाद में टी बचा हुआ है। अब यहां पे देखिए इक प्रत्यय जुड़ रहा है आगे, तो यहां पे आगे का जुड़ गया आपका। क्या जुड़ गया? का। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ये मात्रा है ये किस में बदलेगी? ऐ में बदलेगी। क्या? ऐ। तो ये क्या हो गया? नैतिक। यानी मूल शब्द इसमें क्या हो गया? इसमें मूल शब्द जो है वो नीति हो गया। जैसे हम यहां पे दिन शब्द लेते हैं। क्या? दिन। और दिन में इक प्रत्यय जुड़ता है। क्या? दिन में इक प्रत्यय जुड़ता है। तो यहां पे आपने नियम अभी देख लिया कि हरस या दीर्घ ई के बाद में इक प्रत्यय जुड़ता है, तो ये हरस या दीर्घ ई की मात्रा जो होती है वो ऐ में बदल जाती है। तो दिन और इक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दैनिक। क्या हो जाएगा? दैनिक। जीव धन इक जैविक, रेखा धन इक रैखिक, ये शब्द इन्हीं से बने हुए हैं। तो इनका मूल शब्द आपको पता हो गया होगा। यहां का नियम आप समझ गए होंगे। यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है और वहां पे हरस या दीर्घ आ की मात्रा होती है, यानी कोई मात्रा नहीं रहती है, तब भी क्या हो जाता है? आ की मात्रा हो जाती है। और यदि कोई अन्य मात्रा नहीं रहती है तो यहां पे दीर्घ आ की मात्रा जरूर हो जाती है, यानी किसी मात्रा के ना होने पर दीर्घ आ की मात्रा, जैसे अर्थ इक आर्थिक, धर्म इक धार्मिक, कर्म इक कार्मिक, ये मात्राएं हो जाती हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम
क्या है। तो यहां पे हमें यह देखना है कि कृतज्ञ शब्द क्या है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अब यहां पे देखिए कठिन, कठिन का विलोम भाई हम देखेंगे कि कठिन तो हो ही नहीं सकता है, यानी ये शब्द यानी कृतज्ञ है। और यहां कठिन का मतलब क्या हुआ, सरल, कठिन का सरल। कृपण, कृपण का क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। और यहां पे कृतघ्न शब्द है, क्या कृतघ्न, तो यही हो जाएगा। करुण, करुण का क्या हो जाएगा, करुण का शोक होता है, तो यहां पे हर्ष भी हो सकता है, क्या हर्ष, यानी करुण की जगह विषाद भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है क्या है, ये यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे कृतज्ञ शब्द सही हो जाएगा। ये आपको ये देखा गया है कि ये जो है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात किस शब्द से, यानी ये किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, क्या, कृतज्ञ प्रयुक्त किया जाता है, किए गए उपकार को मानने वाला। और उसके बाद में इसी का जो विपरीतार्थी शब्द है वो है क्या, कृतघ्न है, क्या है, कृतघ्न, यानी इसको कहा जाता है, ये जो है बदल जाता है, यानी उसका विपरीतार्थी है किए गए उपकार को ना मानने वाला। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृतघ्न। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है मित्रों, ध्यान रखना, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, और मानने वाला जो है वो कृतज्ञ होता है। तो अगर यहां से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाए तो वहां पे ही इसको सही कर देना। तो ये समझ में आ गया होगा, यानी कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न, और कठिन का सरल, कृपण का दानी, और करुण का खुशी या प्रसन्नता या हर्ष भी हो सकता है। ये आपके विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है विकल्प। आगे अगला है प्रश्न, जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया देखना है, पेड़ का तरु, विटप, पादप ये सभी होते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा है, गिर, गिर का मतलब क्या होता है मित्रों, यहाँ पे जो गिर शब्द है यानी गिरी, अर्थात ये दूसरा लग रहा है, यानी ये पेड़ की पर्यायवाची नहीं है। द्रुम ये पेड़ की पर्यायवाची है, तरु भी है, अर्थात विटप भी है, यानी ये तीनों जो है पेड़ की पर्यायवाची हैं। तो यानी ये तो सही नहीं होंगे। अब यहां नहीं पूछ रहा है मित्रों ध्यान रखना, जो पेपर बनता है उसमें नहीं का भी विशेष तौर पे बड़ा महत्व होता है। प्रश्न पढ़ते हुए आप ये भी ध्यान रखना कि हाँ प्रश्न में नहीं तो कहीं है, अगर नहीं है तो वो पूरे प्रश्न की रूपरेखा को ही बदल देता है, ये ध्यान रखना। अभी ये हम ध्यान ना दे तो तुरंत क्या होगा, पेड़ का पर्यायवाची है तो रुपये खट से लगा दे, और कुछ ना देखें तो रुपये खट से लगा दे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि नहीं का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जो गिरी है ये पर्वत की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, ये पर्वत, या इसको क्या कहा जाता है, नग भी कहा जाता है, या गिरिधर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गिरिधर भी कहा जाता है। और उसके बाद में क्या कहा जाता है, इसके बाद में सॉरी गिरधर नहीं आएगा, इसके लिए जो है भूधर कहा जाएगा, गिरधर नहीं भूधर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भूधर, गिरधर नहीं। भू यानी स्थित, पृथ्वी पर स्थित है तो इसलिए भूधर कहा जाता है। गिरधर किसके लिए आता है मित्रों, गिरधर तो जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है। क्यों, क्योंकि वो जो है पर्वत को उठाए थे। तो यहाँ पे जो भूधर शब्द है ये आता है। और ये नग और पर्वत ये सभी अचल भी होता है, अचल क्या, अचल, यानी एक स्थान पर स्थित रहता है। तो इस तरीके से ये द्रुम, तरु और विटप ये और किसकी पर्यायवाची हैं, ये पेड़ की पर्यायवाची हैं। एक पादप शब्द है, क्या पादप शब्द है, यानी पाक मीन्स पैर से, पा मीन्स पान करते हैं, यानी जल का पान करते हैं, इसलिए वृक्ष को पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप, द्रुम और उसके बाद में तरु, ठीक है। ये सभी शब्द क्या हैं, ये पेड़ की पर्यायवाची हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है, यहां संधि भी आपके पाठ्यक्रम में है, यहां से भी एक प्रश्न जो है जरूर पूछा जाएगा मित्रों, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयात संधि क्या है पवन में। देखिए दीर्घ में आप देखते हैं क्या होता है, दीर्घ में
अकः सवर्णे दीर्घा होता है। दीर्घ में क्या होता है, यानी समान वर्ण आते हैं, दो शब्दों के मेल में समान वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ रूप। जैसे हिम और आलय, क्या है, हिम और आलय, ये आया यानी हरस या दीर्घ आ रहा है तो इनका मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ आ, तो ये जो है हिमालय बन जाता है शब्द। क्या बनता है, ये हिमालय। ये किस में होता है, ये दीर्घ में होता है, यानी ये इसका मतलब इसमें तो ऐसा है नहीं कुछ। गुण में क्या होता है, गुण में जो है जैसे उमा और ईस, यानी हरस या दीर्घ आ के बाद में ई आता है तो क्या बनता है, वो ए बदल जाता है, और उ आता है तो वो ओ में बदल जाता है। तो उमा और ईस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उमेश। या यहां पे हम दूसरा ले लेते हैं, महाधन उत्सव, क्या, महाधन उत्सव, क्या, महाधन उत्सव ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महोत्सव। ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, गुण स्वर संधि। और उसके बाद में यड़ में क्या होता है, यदि ई आती है तो क्या हो जाता है, हरस या दीर्घ जो यानी ई उ और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो इनके बाद में क्या आए, असमान स्वर। इन सभी के बाद में क्या आए, असमान स्वर। इन सभी के बाद में असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, ये होता है। अब कैसे, यहां पर देखिए, यहां पे हम कोई सा वाक्य ले लेते हैं, जैसे सूधन आगत ले लेते हैं। क्या, सूधन आगत, सूधन आगत। यहां पे हम ले रहे हैं, सु में से उ निकल गया, यानी यहां पे स्वा बचा और उ का वा बन रहा है। क्या बन रहा है, वा। अब यहां पे आ गया ग और ता, क्या बन गया, ये स्वागत बन गया, यानी ये इको एडज है। जैसे इति धन आज, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्पल, ध्यान रखना, इति और आज कई बार पूछा गया है, यानी यहां पे क्या होगा, ई जो है आ में बदल जाएगा, ई किस में बदल जाएगा, ई या में बदल जाएगा, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, इत्यादि। कई बार पूछा गया है मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है। ये यड़ स्वर संधि में होता है। अयाद में क्या होता है, अयाद में यदि ओ यानी ए और ए के बाद में, यानी यहां पर ए आता है, यानी क्या, ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो ये क्या बन जाता है, ये अय बनता है। और अगर अय आता है, अय, तो ये क्या बनता है, ये आय बनता है। क्या बनता है, ये आय बनता है। क्या बनता है, आय बनता है। और यदि ओ आता है, क्या, ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो ये ओ किस में बदल जाता है, ओ जो है अव में बदलता है। किस में बदलता है, अव में। और अव जो है वो किस में बदलता है, ये बदलता है आव में। किस में बदलता है, आव में। तो यहां पे देखिए क्या है, पोधन अन, क्या है शब्द यहां पे, पो और अन मिलकर के पवन बना है। क्या बना है, पोधन अन मिलकर के क्या बना है, पवन बना है। तो ये इसलिए यहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पे जो है अयाद स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अयाद। अगर यहीं पे अभी पावन होता तो ये पौधन अन बनता। क्या बनता, ये अगर पावन शब्द होता तो पौ और अन जुड़ करके क्या बनता, ये पावन बनता। क्या बनता, पावन। भोधन अन भवन और भवधन अन भावन बनता है। ये किसमें, अयाद में होता है। नेधन अन नयन और नयधन अक नायक, और नयधन इका हो गया तो नायिका, और कोधन इता हो गया तो कविता। मित्रों ये किस में बनता है, अयाद में। जड़ में आपने देख लिया इस तरीके से, गुण में आपने देख लिया इस तरीके से, और दीर्घ में इस तरीके से जो है वर्णों का मेल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला, भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है। यहां पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में आपने देखा कि दो शब्दों के मेल में जो बीच में कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, और अव्ययी भाव समास में जो शब्द दो आपस में मिलते हैं वो अव्यय बन जाते हैं, क्रिया विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं। और इसमें जो शब्द जुड़ते हैं, जो उनका पहला भाग होता है वो प्रायः क्या होता है, वो उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। और द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें बीच में सामासिक चिन्ह
ये होता है। तो इस तरीके से कोई बात है नहीं, यानी ये जो भरपेट शब्द है ये क्या है, एक तरीके से अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय, यानी क्रिया विशेषण शब्द है। भरपेट क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। भरपेट क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द बन गया। तो जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है, वो क्रिया विशेषण शब्द जो बनता है वो किस में होता है, वो अव्ययी भाव में, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है, क्रिया विशेषण शब्द। तो जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो अव्यय होता है। क्यों, जैसे इसको हम पुल्लिंग के साथ प्रयोग करें या स्त्रीलिंग के साथ में, ये बदलेगा नहीं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहां पर वाक्य ले लें, जैसे ले लें, जय ने भरपेट भोजन किया। क्या, जय ने भरपेट भोजन किया, हम ये ले रहे हैं। ठीक है, भरपेट भोजन किया। अब इसको हम बदल दे रहे हैं, यहां पे जो है हम कर दिया कि लता ने भरपेट भोजन किया, लता ने भरपेट भोजन किया। अब यहां पे जो है, यहां पे हम देख रहे हैं कि इसमें ये दोनों बदल रहे हैं संज्ञा शब्द, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये तो क्रिया के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही है, इसलिए इनमें बदलाव नहीं हो रहा है। इनमें बदलाव हो सकता है, किए हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह भरपेट शब्द बदलेगा नहीं, इसलिए जो है ये क्या है, अव्ययी भाव समास में है, क्रिया विशेषण शब्द है। आइए अगला शब्द प्रश्न देखते हैं। मोहन बड़ा ईमानदार है, वाक्य में बड़ा शब्द क्या है, वाक्य में बड़ा शब्द को पूछ रहा है। किसको, इसमें बड़ा शब्द को पूछ रहा है कि बड़ा शब्द क्या है, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, कि इसी शब्द को पूछ रहा है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण, विशेषण यानी जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब यहां पे वाक्य क्या लिखा है, और प्रविशेषण जिससे विशेषण की विशेषता बताई जाती है। तो यहां पे वाक्य क्या लिखा है, मोहन बड़ा ईमानदार है। वाक्य क्या लिखा है, मोहन बड़ा ईमानदार है, मोहन बड़ा ईमानदार है, ये लिखा है। अब इसमें हम सभी को देख लेंगे क्या क्या है। ये जो मोहन शब्द है ये क्या है आपका, ये मोहन शब्द जो है विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ईमानदार शब्द क्या है, ये है विशेषण शब्द है। क्या है ये विशेषण शब्द है। और जो बड़ा शब्द है ये इसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है वो होता है प्रविशेषण होता है। क्या होता है, प्रविशेषण। तो यानी जो बड़ा शब्द है वो क्या है, यहां पे प्रविशेषण है। वो बड़ा शब्द क्या है, प्रविशेषण, यानी यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम पढ़ते हो, वाक्य में तुम शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। यहां पे तुम शब्द है यानी सर्वनाम से पूछा गया प्रश्न है ये। किससे, सर्वनाम से। तो आपने पढ़ा था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे जहां पे वक्ता, श्रोता तथा अन्य की बात होती है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। निजवाचक में आप स्वयं या निज, मैं अपना काम आप ही कर लूंगा या स्वयं कर लूंगा या निज। निश्चयवाचक में जो ये होता है यह वह, यानी इसमें जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम को यानी ऐसे संज्ञा शब्दों को छोड़ करके स्त्री या पुरुष नाम, स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके अन्य जिन शब्दों के साथ में यह वह ये वो प्रयुक्त होता है तो वो निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आता है ये, यानी अनिश्चयवाचक में कौन से शब्द आ जाते हैं, अनिश्चयवाचक में आपके आ जाते हैं कोई, कुछ। क्या, कोई और कुछ, ये शब्द आ जाते हैं। निश्चयवाचक में यह और वह आता है, लेकिन ये यह वह किसके लिए आएगा, ये यह वह आएगा स्त्री या पुरुष के नाम के अलावा, स्त्री या पुरुष के नाम के अलावा आएगा। निजवाचक में जैसे मैं ये काम स्वयं कर लूंगा या ये मैं काम आप ही कर लूंगा या मैं निज ही चला जाऊंगा, ये शब्द किस में आते हैं, ये निजवाचक में। पुरुषवाचक में आ गया मैं या हम दोनों, मैं या हम दोनों या हम सब हो गया। ठीक है, मैं, हम दोनों या हम सब। और उसके बाद में तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब।
वह और यह, लेकिन वह यह क्या होगा, किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आएगा। तो यहां पे तुम शब्द पूछ रहा है, जैसे तुम हो गया, आगे तुम दोनों होगा या तुम सब, ये सभी किस में आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं पुरुषवाचक में। इसको जो है पुरुषवाचक में यहां पे वक्ता, श्रोता और अन्य होते हैं, यानी यहां पे इसको वक्ता कहा जाता है, और तुम यानी मध्यम पुरुष, ये जो है उत्तम पुरुष को वक्ता, और उसके बाद में ये उत्तम पुरुष है वक्ता, मध्यम को श्रोता, और अन्य पुरुष को, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। तो यहां पे तुम शब्द पूछा जा रहा है, क्या तुम शब्द सर्वनाम के किस भेद से है, तो जो तुम शब्द है वो सर्वनाम के पुरुषवाचक से है। किससे, पुरुषवाचक से, यानी इस प्रश्न में ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यह वाक्य किस प्रकार का है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं उनके। तो ये हमें ये देखना है कि सरल में जो है एक ही वाक्य होते हैं, कर्ता एक ही होती है, क्रियाएं अनेक हो सकती हैं, तो उसमें जो है जो शब्द होते हैं उनको जो है अलग, यहां पे सरल में जैसे लिख दिया गया बालक पढ़ता है, क्या, बालक पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, ये सरल वाक्य है। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि 2 सरल वाक्य आपस में है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, और तो यहां पे संयुक्त, यहां पे बालक पढ़ता है, ये तो सरल हो गया, ये क्या है, ये सरल वाक्य हो गया। और यहीं पे दूसरा वाक्य ले लिया जाए, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है और सत्यम खेलता है, क्या ले लिया गया, और सत्यम खेलता है, और सत्यम खेलता है। इस तरीके से अगर वाक्य लिया जाता है तो वो क्या रहता है, ये संयुक्त हो जाता है। और आगे जो है जैसे ये आ गया, जैसे आ गया है यहां, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, और यहां पे मैंने कहा कि वह आज खेलेंगे, क्या, मैंने कहा कि वह आज खेलेंगे। इस तरीके से वाक्य रहेगा, तो ये किस में हो जाएगा, ये मिश्र में, यानी इसका मतलब ये संयुक्त हो गया, ये सरल हो गया। तो ये और ये दोनों वाक्य एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यानी जो मिश्र होता है इसमें दोनों वाक्यों को अलग नहीं किया जाएगा। अगर दोनों वाक्यों को अलग किया जाएगा तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जो संयुक्त होते हैं उनमें 2 वाक्य अलग होते हैं, यानी दोनों को अलग किया जा सकता है, और जो सरल होता है वो अकेला वाक्य होता ही है। तो इसमें जो है मिश्र में क्या होता है, इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, इसलिए इसको मिश्रित भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, कृपया आप ही ये बताएं, कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है भैया, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जुड़ गए हैं जो कि वाक्य में अशुद्धता उत्पन्न कर दिए हैं। कृपया आप ही यह बताएं कि दिल्ली कब चलना है, यानी यहां पर हम देखिए कि इसको हटा दें तो वाक्य शायद सही हो जाए। अब आप अपना देखिए, अपने हिसाब से देखिए कि क्या हो सकता है। यहां पर कृपया आप ही यह बताएं, कृपा करें, यानी यहां पर कृपया एक बार लगा है तो दोबारा कृपा करने की कोई जरूरत है नहीं, अर्थात यहां पर यही अतिरिक्त लग रहा है। तो यहां पे देखिए विकल्प में है कि नहीं, कृपा करें, दिल्ली कब चलना है, तो ये सभी तो सही है, यानी यहां पर ये जो कृपा करें यही अतिरिक्त है, यानी ये वाक्य को अशुद्ध कर रहा है, तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, मुमूर्ष, क्या है, मुमूर्ष, मरने की इच्छा। मुमूर्ष क्या है, यह है मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, मरने की इच्छा रखने वाला वो है मुमूर्ष, क्या, मुमूर्ष, मरने की इच्छा, सॉरी, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा, ये क्या होता है, मुमूर्षा, मुमूर्षु, इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला। और अगर ये रहा है कि मरने की इच्छा रखना तो ये होगा मुमूर्ष, और मुमूर्ष है इच्छा रखने वाला। जिजीविषु, जीने की इच्छा रखने वाला, क्या, जिजीविषु, यानी ये जीने की इच्छा रखने वाला। यहां पे ध्यान रखना, इस तरीके से अगर प्रश्न बने तो इसमें गलती ना हो। क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके, जिजीविषु, जीने की इच्छा रखने वाला, ये क्या है, जीने की इच्छा रखने वाला,
जीने की इच्छा रखना जिजीविषा होगा, लेकिन इच्छा रखने वाला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिजीविषु, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा, यहां पे सी विकल्प सही हो जाएगा। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, खून सफेद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ, विनम्र हो जाना, ये होगा नहीं, दया भाव ना रहना, बलिदान करना, अनुभवी होना, यानी ये भी नहीं है, और उसके बाद में ये भी नहीं है, और विनम्र हो जाना ये भी नहीं, यानी यहां पे विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। देखिए उत्साह जो है ये किस रस का है, ये वीर रस का है। क्या है, ये वीर रस का अस्थाई भाव है। रस भी है आपके पाठ्यक्रम में, रस छंद और अलंकार। रति जो है ये किसका है, रति जो है, रति को स्नेह भी कहा जाता है और प्रेम भी कहा जाता है। क्या, स्नेह और प्रेम, ये क्या है, ये श्रृंगार। क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम या स्नेह। और उसके बाद में शोक, ये करुण रस का है। किसका है, ये करुण रस का। क्या, करुण। क्रोध, ये रौद्र रस का है। किसका, रौद्र रस। क्या, रौद्र रस। ठीक है, और उसके बाद में जो है भयानक का भय हो जाता है, विभत्स का गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद में हास्य का हास हो जाता है, अस्थाई भाव। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपको इसके पहले ही, अभी 2-3 वीडियो पहले ही बताया गया है। यानी जहां पर क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या, शब्दों की आवृत्ति होती है, और शब्दों की आवृत्ति होती है और तो क्या होता है, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार। तो यहां पे देखिए घटा शब्द 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यानी पहले घटा शब्द जो है इसका है काली घटा, यानी पहले घटा का है बादल का समूह। पहले घटा का क्या अर्थ है, बादल का समूह। क्या अर्थ है, बादल का समूह। और दूसरी घटा का क्या अर्थ है, यहां पे दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। क्या है, कम होना। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो गया होगा, यहां पे आप समझ गए कि यहां पे यमक अलंकार। अनुप्रास में जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, श्लेष में जहां पर कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अनेक 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। अनुप्रास जैसे नर हो न निराश करो मन को, या देख सुदामा की दीन दशा, इस तरीके से एग्जाम्पल। श्लेष में जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ हो जाते हैं। उपमा में सासी सम समान वाचक शब्द आते हैं। यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, या एक वस्तु को दूसरे के समान माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि यमक अलंकार है। आइए अगला देखते हैं। अगला जो है, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। अगला क्या है, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। तो दोहा इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे में क्या होता है, यहां पे पहले में 13 और तीसरे में 13 तथा दूसरे और चौथे में क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें, दोहा में। और सोरठा में क्या होता है, सोरठा इसी का उल्टा हो जाता है। ये तो हो गया क्या, दोहा हो गया। और सोरठा में क्या होता है, सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यानी ये आधे समान है, यानी दूसरा और चौथा समान है, पहला और तीसरा समान है। तो इनको क्या कह सकते हैं, इनको हम अर्धसम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनको हम अर्धसम। तो यानी सम ये तो है नहीं, विषम ये भी नहीं, अर्धसम यानी यही सही हो जाएगा। सम जो है चौपाई है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, तो वो चौपाई होता है। 16 में भी 4 चरण होते हैं, उसमें भी मात्राएं समान होती हैं। यानी जो चौपाई और रोला है वो सम में आ जाता है। और उसके बाद में जो है ये आगे जो है छप्पे हैं, और उसके बाद में कुंडलियां हैं, वो विषम में आ जाता है। उसके बाद अर्ध सम में आ जाता है दोहा और सोरठा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है, तो ये अर्धसम है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है। ध्यान रखना, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। क्या,
वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तुलसीदास की है। रामचरितमानस किसकी है? ये है तुलसीदास की। किसकी है ये तुलसीदास की है। ये ध्यान रखना, बिहारी सतसई, रहीमदास जो है नीति शतक है, रहीमदास की नीति शतक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी ध्यान रखना, रामायण पूछा जाए तो वाल्मीकि, और तुलसीदास की रचना पूछी जाती है तो वो क्या है? वो है रामचरितमानस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे ये हो गया, रामचरितमानस किसकी रचना है? ये हो गया। आगे, कबीरदास किस काल के कवि थे? कबीरदास किस काल के कवि थे? यहां पे देखिए, आधुनिक काल, रीत काल, भक्ति काल, आदिकाल। यानी जो पहला काल था उसको आदिकाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदिकाल। यानी 1050 से लेकर के जो 1375 का समय था, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था आदिकाल। आदिकाल को क्या कहा जाता था? आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता था। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता था। क्या? भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल। इसका जो समय था वो 1375 ईस्वी नहीं कह सकते, ये विक्रम संवत था। 1375 विक्रमी से जो है ये कहां तक? ये 1700 तक। ठीक है, 1700 विक्रम तक। और उसके बाद में रीत काल जो है ये 1700 से 1900 विक्रम तक। उसके बाद में जो आधुनिक काल है ये 1900 विक्रम से, यानी इसमें क्या होता है? विक्रम और ईस्वी में वही 57 का अंतर होता है, इसमें से 57 घटा दें तो वो क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। तो यानी ये अब तक माना जाता है आधुनिक ही चल रहा है, उनके भाग में डिवाइड कर दिया गया। तो कबीरदास जो है ये भक्ति काल के थे। किसके थे? ये भक्ति काल के। भक्ति को दो तरीके से जो है विभाजित किया गया था, निर्गुण और सगुण। और उसके बाद में तो ये जो है निर्गुण भक्ति शाखा के थे। कौन से? कबीरदास जी। आइए अगला जो है, निम्नलिखित में कनक का अर्थ नहीं है। क्या है? प्रश्न बन रहा है। निम्नलिखित में ये है आपका जो है अनेकार्थक शब्द, ये भी आपके टॉपिक में है। तो सोना यानी कनक में सोना होता है, गेहूं होता है, पलाश होता है, ये तरु नहीं होता है। तरु जो है वृक्ष। क्या? वृक्ष, यानी तरु वृक्ष या पादप का अर्थ है। तो यहां पे ये सही हो जाएगा आपका। क्या सही हो जाएगा? ये डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम, यानी जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? पहला विकल्प यहां पे अनुप्रास है, दूसरा विकल्प यमक, तीसरा श्लेष और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यानी यहां पे देखिए र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? रावर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी रावण कई बार आ रहा है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक बार आते हैं और उनके अर्थ अनेक निकलते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ये एक तरीके से आप देखे होंगे, एक बार विश्वास बना के देखिए। इसके अलावा कहीं और इस तरीके से प्रश्नों की बेजोड़ श्रृंखलाएं नहीं मिलेंगी। एक के बाद एक बेहतरीन प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न लिए गए हैं। यानी इस 25 प्रश्नों की श्रृंखला में पूरे पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है। और जो प्रश्न बनेंगे आपके इन्हीं में से बनेंगे। हम वादा नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इन जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें से 7 से 8 प्रश्न, आज 7 से 8 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे। और इस तरीके से 4 या 5 वीडियो में आपके 30 से 35 36 प्रश्न जो भी आने हैं ये इन्हीं जो है प्रैक्टिस सेटों से आपको मिल जाएंगे। तो अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। साथ में आप जो कृपया नए हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें तथा इस प्रैक्टिस सेट को अपने मित्रों तक अवश्य भेजें। धन्यवाद मित्रों।